हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एशी ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर समझाया था ब्लैक बोर्ड पर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से लेसन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कितना आपको पेपर करना है, कितने मार्क्स का था। लेकिन हमने उसमें डिटेल में बात नहीं की थी पेपर आपको कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपको एग्जाम में पेपर करना कैसे है, किस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बीच में काटिएगा मत, पूरा देखिएगा ध्यान से। पूरा पेपर समझाने वाला हूं आपको, कैसे अधिक नंबर आएंगे और कैसे आपको पेपर करना है। तो आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये एक मॉडल पेपर है इंग्लिश क्लास 12th का। ओके, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके, अधिकतम अंक 100 यानी कि 100 नंबर का होगा आपका पेपर। टाइम जो होगा इस पेपर को करने का बोर्ड एग्जाम में 3 hours 15 minutes, अर्थात 3 घंटे 15 मिनट। ओके, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे इस प्रकार से। इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात शुरू के जो 15 मिनट अलॉट हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिससे कि आप सही ढंग से पेपर को समझ पाओ। ओके, सेकंड है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पेपर जो था वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में डिवाइड होगा। 50-50 मार्क्स का टोटल 100 नंबर का पेपर है आपका। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो है, क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, अर्थात उसमें केवल एक ही पार्ट आपको करना होगा, भी आगे बताऊंगा मैं। ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि बाकी सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सभी कंपलसरी हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है सेक्शन ए के अंतर्गत प्रोज, जो आप प्रोज पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक है आपकी, उससे लिया जाता है। जो आपके टोटल मैंने लेसन बताए थे, कुछ लेसन कम कर दिए गए थे, पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूं उसको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना होता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए जो पैसेज है ए और बी, देख पा रहे हो आप, ए और बी दो पैसेज दिए गए यहाँ पर। तो इनमें से किसी एक, एनी वन, किसी एक पैसेज की रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में एक्सप्लेनेशन करनी है, अर्थात जिस प्रकार से हिंदी में आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, कंटेक्स्ट होता है प्रसंग, और एक्सप्लेन यानी कि उसकी व्याख्या कीजिए। बात समझ में आई? तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो आप, फर्स्ट जो पैसेज है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, full stop, she had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents, full stop, she was an earnest pleader, there were tears in her eyes, she pleaded and begged in tones that वुड रिंग एनी हर्ट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से पैसेज होगी, ऐसे ही ये दूसरी पैसेज दी गई है। अब इन दोनों में से जो भी पैसेज आपको आती है, अर्थात जिसके भी लेसन नेम और राइटर नेम आपको मालूम है, उसी पैसेज को आप करिएगा, क्योंकि इसमें रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, रेफरेंस में लिखा जाता है लेसन का नाम और राइटर का नाम। तो जैसे ये पहला जो पैसेज है, ये द मोस्ट डिलीजेंट, तो ये किस में से दिया गया है, ये है आपका लेसन नंबर 1 जो है, ए गर्ल विद अ बास्केट, लेसन का नाम हो गया रेफरेंस में, और इसके जो राइटर हैं वो विलियम सी डगलस हैं। ओके, रेफरेंस में ये आ गया। इसके बाद कंटेक्स्ट आता है, तो मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ इसकी सॉल्व पैसेज। सेकंड जो है, कास्ट इज वैनिशिंग द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, ये जो है आपका लेसन है एक, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके,
ये उसकी है, इसके जो राइटर हैं A.L. बाशम हैं। तो इस प्रकार से रेफरेंस में आ जाएगा। अब मैं इसको क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके बताता हूँ, आपको पैसेज की तरफ लेकर चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये पैसेज थी पेपर में अभी जो मैंने आपको दिखाई, द मोस्ट डिलीजेंट एक्रेसिव। तो इसका जो रेफरेंस है इस प्रकार से लिखना होता है, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड या टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये हो गया आपका रेफरेंस। कंटेक्स्ट, in the platform of a railway station, the author was surrounded by the refugee children. They were trying to sell their baskets and fans. He bought some fans and basket from them. कंटेक्स्ट में जो भी अपना ये पैसेज दिया होता है उसके जो मुख्य अंश होते हैं उसको कंटेक्स्ट में लिख दिया जाता है। फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। एक्सप्लेनेशन ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है अपना आई वी और सेकंड पर्सन होता है अपना यू। तो कभी भी एक्सप्लेनेशन करते समय आई वी यू का यूज नहीं करते हैं। हमेशा एक्सप्लेनेशन में थर्ड पर्सन ही सी इट दे का ही यूज करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे ये एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, इसमें कहीं भी आपको आई वी यू का यूज देख पा रहे हो आप, यहाँ पर नहीं मिलेगा। किसी भी लाइन में आप देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको आई वी यू का यूज नहीं होगा। केवल यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही यूज आप कर सकते हो, जिससे ही है। ओके, तो ये विशेष ध्यान देना है आपको इस पे कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज कभी भी एक्सप्लेनेशन में नहीं करते हैं। बात समझ में आई आपकी? तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पैसेज होगी आपकी, एक करनी है, चाहे ये करिए, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको आता है। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है आपको, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। अर्थात आपको 30 वर्ड में एक शॉर्ट आंसर करना है। 1 2 3 तीन आए हैं, इसमें केवल आपको एक करना है। कोई सा भी एक, जो भी आपको याद है वो कर सकते हो। जैसे पहला आया है, हु वाज एजी गार्डनर, इस फेलो ट्रेवलर यानी कि एजी गार्डनर का जो फेलो ट्रेवलर था वो कौन था। सेकंड आया, व्हाई डिड फटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल, जो फटिक था वो स्कूल से क्यों भाग गया था। सी, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, जो शरणार्थी बच्चे थे वो राइटर के ऊपर टिड्डों की तरह कैसे टूट के पड़े। तो इस प्रकार से शॉर्ट आंसर जो भी आपको इनमें से याद हो वो आप लिख दीजिएगा। लगभग 30 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट। अर्थात ये जो नीचे खाली स्थान आपको दिए गए हैं उनमें जो शब्द आना है, यानी कि जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द इन फिल इन द ब्लैंक्स पे आएगा वो आपको भरना है। कोई भी एक शब्द इनमें सही है, केवल उसी को भरना है आपको। ये आपको एक एक नंबर के हैं चारों। तो इस प्रकार से, जैसे ए पहला है, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द, ब्लैंक स्थान है बीच में, खाली स्थान है, ऑफ हिज इंडियन कल्चर। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें 4 वर्ड्स, तो इनमें से कौन सा ठीक वर्ड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये प्रोज से ही आते हैं सारे। तो इसमें जो सही है वो है शोरो हाइपोक्रेसी, इसमें आएगा फंडामेंटल, इसमें आपका फंडामेंटल आएगा। सेकंड है आपका, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। तो इसमें आपका आएगा प्रॉब्लम, डेंजर्स, अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें आपको आना है अपॉर्चुनिटीज। बात समझ में आई। थर्ड है आपका, पैशन इज लाइक अ, इसमें आ जाएगा आपका फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फायरसली। ओके। डी है आपका, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर फॉर दे आर इंस्पेरेबली इन द तो रियलम। तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरविन। ओके। तो इस प्रकार से जो भी शब्द इनमें आएगा सूटेबल है, जो सही है, उसी को आपको केवल इनमें भर देना है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच।
तो ये जो क्वेश्चन है 3, इनमें से आपको करने हैं कितने? 2, केवल 2 करने हैं इनमें से 3 में से। ये आपके आते हैं जो आपकी शॉर्ट स्टोरी की बुक है उसमें से लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर। ये भी 30 वर्ड्स में करने हैं। 5 + 5 = 10, यानी कि 5-5 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे पहला है व्हाई डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वाज लॉस्ट, बच्चा कैसा महसूस कर रहा था जब वो खो गया था। ये मेला वाला फेयर वाला जो लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, उसकी बात कर रहे हैं इसमें। बी है व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, ये शंकु वाला है जो घड़ी चुराता है शंकु, उस लेसन से लिया गया है। सी हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डील विद हिज कस्टमर्स, ये एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी वाला लेसन है ये उससे लिया गया। तो जो भी आप 3 में से 2 जानते हो उसको कर दीजिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट। ये आपकी पोइट्री से लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पोइट्री से आता है, ये 10 मार्क्स का है आपका। तो इसमें जिस प्रकार से प्रोज में आपने किया था रेफरेंस कंटेक्स्ट, इस प्रकार से रेफरेंस कंटेक्स्ट आपको करना होता है पोइट्री में भी, कोई भी एक पैसेज का जो भी आपको याद है। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, कोई भी एक। ABC 3 सेंट्रल आइडिया आए हैं 3 पोएम के, लेकिन आपको केवल एनी वन, कोई भी एक करना है जो भी इन तीनों में से आपको याद है। चाहे तो आप फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कर दीजिए, चाहे माई हेवन कर दीजिए, चाहे ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर दीजिए, जो भी आपको अच्छी तरह से याद है उसी को आप सेंट्रल आइडिया को इसमें लिखिएगा। 7 मार्क्स 7 नंबर का है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। इसमें आपको ABC यानी कि 3 फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने वीडियो बना चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है अलंकार। अलंकार आपके 7 टाइप के बताए थे मैंने उस वीडियो में। तो इनमें 3 अलंकार दे दिए गए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच दे दिए गए हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन, इसको कहते हैं मानवीकरण। ओनोमेटोपोइया, इसको ध्वनि सूचक अलंकार। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एक डेफिनेशन करनी है इसकी, चाहे इसकी कर दीजिए, इसकी कर दीजिए, चाहे इसकी, जो भी आपको याद है डेफिनेशन यानी परिभाषा। और उसके आपको 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं, 2 उदाहरण भी लिखने हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच याद नहीं है तो उस वीडियो में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी। ये भी 50 मार्क्स का है, यानी कि ये भी 50 नंबर का है। सेक्शन बी आपका 50 नंबर का आता है। इसमें क्या क्वेश्चन है पहला आपका, ये ग्रामर से आता है। तो ये इस प्रकार से है आपका क्वेश्चन नंबर ए जो आता है 8 के अंतर्गत। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है पहला। जैसे डायरेक्ट दिया गया है आपका, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओ व्हाट ए चांस। तो इस प्रकार से इसको आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ही एक्सक्लेम्ड, ये आपका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट दैट ए चांस। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट दैट ए चांस। ये इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। सेकेंड है आपका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दीजिएगा, ही मस्ट गो। आई का ही हो गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। आई को किसको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो ही आ गया, ही मस्ट गो, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हो गए। अब बी जो क्वेश्चन है इसमें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, अर्थात जैसा ब्रैकेट में आगे लिखा गया है इन सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग बदलना है आपको। तो जैसे एक पहला है इसमें, राम इज वाइज, राम इज जेंटल।
तो ये आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। किसमें बदलना है? कंपाउंड सेंटेंस में, अर्थात दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। तो राम इज वाइज फुल स्टॉप एक सेंटेंस हो गया, राम इज जेंटल सेकंड हो गया। तो इसको एक कैसे बनाना है आपको? तो ये बनेगा आपका राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल, इस प्रकार से बन जाएगा आपका। सेकंड है ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड, यानी कि वह बहुत थक चुका है, वह खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कैसे चेंज होगा? ही वाज सो टायर्ड, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। बात समझ में आई? ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, इस प्रकार से बन गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो ये कैसे बनेगा आपका? ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि जैसा कि ब्रैकेट में बताया गया है, इनको भी इसी प्रकार से चेंज करना है आपको। तो ये क्या करना है इसमें आपको? सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो ये है आपकी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्री हैं आपकी। तो इसको बदलना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, इसको बदलना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसको किस प्रकार से बदलते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सी इज द मोस्ट, मोर का मोस्ट हो गया, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। बात समझ में आई? सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इस प्रकार से ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा है इसमें इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। इसको क्या बदलना है आपको? पैसिव वॉइस बनानी है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ी होंगी, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? देखिए, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, इस प्रकार से ये बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी इसका। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये गलत हैं, इनको सही करना है, करेक्ट करना है एनी 2, यानी कि 1 2 और आपको 2 इधर हैं, ये टोटल 4 हैं आप इसमें, तो आपको केवल 2 करने हैं। तो किस प्रकार से करने हैं इसमें? जैसे पहला है ये काइंड मैन विल पिटी पुअर, तो इसका सही कैसे करना है आपको? द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर। समझ में आई? द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर, ये गलत था, इसको सही कर दिया हमने। सेकंड है आई वेंट आउट फॉर वॉक, आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो इसका सही कैसे होगा? आई वेंट आउट, फॉर की जगह हो जाएगा टू वॉक, आई वेंट आउट टू वॉक, ये सही हो गया। अब इसमें करने तो 2 ही हैं केवल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं इनको। नेक्स्ट है हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक, हिज पोइट्री का मिस्टिक, तो इसका सही होगा हिज पोएम्स आर मिस्टिक, पोइट्रीज का हो जाएगा पोएम्स, हिज पोएम्स आर मिस्टिक। ओके। फोर्थ है इसका वाज एनी ऑफ द सैंपल्स डिफेक्टिव, वाज एनी ऑफ द सैंपल्स डिफेक्टिव, तो इसका सही हो जाएगा वाज एनी, वाज एनी सैंपल डिफेक्टिव ऑफ द हट जाएगा, तो इस प्रकार से सही हो गया। बात समझ में आई? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें क्या करना है आपको? यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, अर्थात आपने इडियम्स और फ्रेजेस यानी कि मुहावरे, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, इसमें मुहावरे दिए गए हैं 1 2 3 4, 4 मुहावरे हैं, इनमें से आपको कोई भी एनी 3 यानी कि 3 मुहावरे करने, एक एक नंबर के हैं ये 3। तो इनको कैसे करते हैं? देखिए, पहला है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, तो इसको आपको किस प्रकार से करना है वो मैं भी बताता हूं आपको।
तो आप देख पा रहे हो ये है इडियम्स, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। इसका मतलब है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में बहुत कठिन। He spoke in French. His speech was all Greek and Latin to most of us. यानी कि वह फ्रेंच बोलता है, इसलिए उसकी जो स्पीच होती है मेरे समझ में नहीं आ पाती है। इस प्रकार से इसको आपको एक्सप्लेन कर देता है। सेकंड जो है उसमें है ए रेड लेटर डे, तो इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस। द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, तो इस प्रकार से इनको चेंज करना होता है। नेक्स्ट है ए व्हाइट एलिफेंट, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, यानी कि बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार। ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज, इट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपको इनको एक्सप्लेन करना है, किसको? इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो इस प्रकार से आपको ये इडियम्स हो गए, आपको कोई भी 3 कर देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका बी, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको 3 नंबर के हैं, 1 2 3, तीनों ही 1 नंबर के हैं, 3 नंबर के। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा। जैसे डीप, डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, तो इसका उल्टा क्या होगा एंटोनियम? शैलो, SHALLOW, शैलो। ओके। क्रूल, क्रूल होता है निर्दयी, तो इसका उल्टा क्या हो गया? काइंड, CRUEL। क्रूल का उल्टा क्या हो जाता है? काइंड। थर्ड है बैरन, BARREN, बैरन का उल्टा क्या हो जाता है? बैरन का मतलब होता है बंजर, तो इसका हो जाता है फर्टिल, उपजाऊ। बात समझ में आई? बैरन का फर्टिल, यानी कि एंटोनियम्स है उल्टे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये भी आपको 1 नंबर के हैं, 3। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची जैसे कि हिंदी में होते हैं उसी प्रकार से। जैसे पर्यायवाची है अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होगा? इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो परमिट, परमिशन देना, अलाउ करना। डेनी, डेनी का मतलब होता है मना करना, तो इसका हो जाएगा रिफ्यूज, डेनी का हो जाएगा रिफ्यूज। और अबॉर्ड, इसका हो जाएगा ड्वेलिंग, अबॉर्ड का ड्वेलिंग। इस प्रकार से ये हो गए आपके सिनोनिम्स। ओके, 3 नंबर के हैं ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका डी, सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इनको वन वर्ड, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, जैसे ये है आपका ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको कहेंगे विडोवर। ओके। वन हु लिव्स होली इन वेजिटेबल फूड्स, यानी कि जो केवल वेजिटेबल्स खाता हो, शाकाहारी भोजन खाता हो, उसको क्या कहते हैं हम? वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी। नेक्स्ट है आपका इसमें ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा है जिसके माता पिता मर चुके हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनाथ, जिसका कोई नहीं होता कहते हैं ना, उसका कौन है? वो अनाथ है। ओके, इस प्रकार से वन वर्ड हो गए, विडोवर, वेजिटेरियन और ऑर्फेन। ओके। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, अर्थात ये होते हैं होमोफोन्स, यानी कंफ्यूजन वाले, अर्थात इनका उच्चारण तो सेम होता है, जैसे ब्रेक, ब्रेक दोनों एक हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स, इनकी मीनिंग्स अलग होती हैं। जैसे ये BREAK ब्रेक है, ब्रेक मीन्स तब तोड़ना, और BRAKE ब्रेक मतलब रोकना, जैसे गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं। बात समझ में आई? ब्रेक और ब्रेक बोलने में एक जैसा है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो गई। बात समझ में आई यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अर्थात इसमें क्या करना है आपको? इसमें हिंदी टू इंग्लिश जो स्टोरी है, ये इस प्रकार से इसको इंग्लिश में बनाना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर इसमें और में दिए गए हैं या इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसमें इसको ट्रांसलेशन है हिंदी की इंग्लिश में स्टोरी बना देनी है आपको। ओके, ये आपको टेंस के द्वारा ही बनेगी। मैं अभी दिखाता हूँ इसकी कैसे बन रखी है। तो जो स्टोरी है पीछे हिंदी में, उसकी ये इस प्रकार से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। वी आर लिविंग इन चेंजिंग ईरा,
यानी कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। किंतु बट फ्यू थिंग्स आर देयर, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, देयर विच नेवर लेसन देयर स्टेबिलिटी, जिनका स्थायित्व, फ्रेशनेस ताजगी, एंड अट्रैक्शन और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। इंडिया इज सच अ कंट्री, भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन, अर्थात आर्चेइक एंड न्यू आर एट द सेम टाइम। तो इसी प्रकार से आपको ये स्टोरी है, इसको चेंज करना होता है इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में। बात समझ में आई? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 11 की आ रहे पर। राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स, अर्थात आपको इसमें क्या करना है, निबंध लिखना है आपको लगभग 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में। ये ABCDE यानी कि 3, 4, 5 कितने भी यहाँ पर निबंध दे दिए जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पर है योर एम ऑफ लाइफ, कंप्यूटर, नेशनल इंटीग्रेशन, रोल ऑफ यंगम, द करप्शन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से यहाँ पर 4-5 ऐसे दिए जाएंगे आपको, केवल आपको एक करना है, कोई भी जो भी आपको याद है उस ऐसे को आप ढंग से लिख सकते हो, उसी को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात ये जो पैसेज दी गई है ये अनसीन पैसेज होती है, आपकी बुक से नहीं आती है, और इसके जो नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ABCDE इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इनको इसी में इसके आंसर मिलेंगे और इनमें इसको छांट करके आपको लिखना होगा। तो बात समझ में आई यहाँ तक आपके? तो इस प्रकार से ऐसा आपका पेपर होगा और आपको बहुत ही ध्यान से इस पेपर को करना है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पेपर पूरी तरह से समझ में आ गया हो। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो पीछे की वीडियो है फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, और भी काफ़ी काम की वीडियोस उस पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लेना। थैंक यू।